हम सब के लिए कामयाबी का मानी मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसको हासिल करने की शिद्दत एक जैसी होती है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने ख्वाब को अपने हालात के हाथ। इस शक्ल को ख्याल के ऐन मुताबिक बनाना एक बाकमाल हुनर है, और ये हुनर हमारे मुल्क के नामवर डायरेक्टर नदीम बेग को बहुत खूब आता है। इसलिए इनके हर काम ने कामयाबी को अपने सामने सरनगू होने पर मजबूर किया। इस कामयाबी को पाने के लिए जिंदगी ने उनसे क्या कीमत वसूल की, आइए जानते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल नदीम बेग से ये है कि जो सक्सेस को जाने का रास्ता है वो क्या है? अच्छा। आप बहुत अच्छा जानते हैं अमीन साहब के सक्सेस पे जाना रीजन नहीं होता हम लोगों के लिए कोई काम करने का। अ, हमारा ये रीजन होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एक चीज पसंद आए, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल इन अ स्टोरी और इन एनी फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम, आप जो भी बताना चाह रहे हैं वो लोगों तक वैसे पहुंच जाए जैसे आपने सोचा था। सो आई डोंट लुक एट इट दिस वे कि ये कोई सक्सेस है जिसका एक राज है मेरे पास और जिसको मैं हर इस्तेमाल करता हूँ और शायद कुछ ऐसा हो जाता है। आई डोंट थिंक इट्स दैट वे। आई नेवर थॉट दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, और जब भी जो भी कर रहा था, इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इट इज नेवर लाइक दैट, बट यस आई बिलीव्ड इन व्हाटएवर आई वाज डूइंग। जैसे एक टॉक शो था, उसमें मुझसे सरमद ने पूछा कि देयर वाज अ क्वेश्चन दैट इज इट समथिंग दैट यू वांट टू डू, or there is something that you really want to do or you don't get a chance, and this is because of the commercial aspect of the project, the kind of projects I do, तो उसके प्रेशर में आप करते हैं। तो मैंने इसको यही जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। मैंने इवन जो कॉमेडीज भी मैं करता हूँ मैं बहुत सीरियसली करता हूँ, बिकॉज फॉर मी इट्स लोगों को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, और सबसे वो मुश्किल काम वो यही है। बहुत ही सीरियसली करना पड़ता है, तब कहीं जाके शायद थोड़ा बहुत लोग हंस पड़ते लेकिन नदीम हैं। बेग से द नदीम बेग होने तक का सफर जो है वो बहुत लंबा है। तो जो आज आपको एडमायर करता है, तो वो आज के सक्सेसफुल नदीम बेग को देख के एडमायर करता है। तो ये जो सक्सेस है आज की, जिसमें कुछ फेलियर्स भी होते हैं, कुछ नाकामियां भी होती है, कुछ मैनेजमेंट में भी बिल्कुल। रहे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा सवाल ये है कि ये सक्सेस की इस पायदान पर इस सीढ़ी तक पहुंचते हुए क्या रोड मैप आपने इस्तेमाल किया? किस तरह से आप चले और कैसे आपने अपने आने वाली मुश्किलों को जो है वो एक साइड पर कर दिया और अपना फोकस रखा कि हाँ यार इस तरफ बढ़ते चले जाना है? अच्छा, एक तो ये कि मुश्किलें आती हैं और उसको झेलना पड़ता है, वो साइड पे नहीं होती कभी भी। तो मुझसे भी नहीं हुई। जो मुश्किलें आई वो देखा। तो आई थिंक व्हाट यू मीन इज दैट द स्ट्रगल दैट आई हैव डन जी, इन माय लाइफ टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एग्जैक्टली। It took me 20 years to make my first film. ओके। The struggle is a 20 years old struggle, because सोचा ये था कि एक फिल्म बनानी है, लेकिन उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ फिल्म स्कूल where I am learning that how to edit and how to develop a script and how to shoot, and what are the things that you have to keep in your mind while writing a screenplay.
सो ये सब कुछ तो हमने ऑन जॉब ऑन हैंड सीखा है सब कुछ। सो इसीलिए शायद हमारी स्ट्रगल लंबी रही। तो द स्ट्रगल दैट आई हैड, उसके अंदर मैंने कहाँ कहाँ काम किया, वो सब चीजें तो अपनी जगह। मुझे यूं लगता है कि जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है कि कहानी और जो आप विजुलाइज करते हैं ना लाइफ में, कि कुछ ऐसा सिनेरियो मैं देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसे किरदार में देखना चाहता हूँ कहीं भी, फिल्म में या ड्रामे में या कहीं भी, वो मेरे अंदर आया बहुत अर्ली। आई स्टार्टेड रीडिंग फिक्शन। ओके। और व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज नॉट वेरी ब्रिलियंट इन माय स्टडीज, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन माय बैचलर्स आल्सो। सो वो सब पढ़ने के दौरान में किसी लाइब्रेरी में गया तो वहां से एक स्क्रीन प्ले राइटिंग की किताब उठा ली। कोई जिंदगी में सोचा भी नहीं था, ना आइडिया था। फिल्म डायरेक्शन की किताब खोल के उसके ऊपर 2 घंटे लगा दिए। ऑल्दो आई वाज देयर फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स और फिजिक्स की ये वाली किताबें देखने के लिए। बट तुम कहने का मकसद ये था कि आई थिंक रीडिंग इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपको पता नहीं होता हाउ इट्स गोइंग टू एड once you will go into the practical field of filmmaking or any form of storytelling, कि ये आपको किस वक्त कहाँ मदद करेगा। लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में, वो जो आपने पढ़ा होता है बहुत सा फिक्शन, कि पहले मैंने माय फर्स्ट बुक वाज गॉडफादर, तब तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी हुई थी। और मेरे एक अंकल थे दैट हु इंस्पायर्ड मी, हु यूज्ड टू पुश मी टू रीड somehow, because अब मैं उनको, अपने मामू को जब भी देखता था तो उनके हाथ में एक किताब होती थी और वो पढ़ते रहते थे। और तुम मुझे भी शौक हुआ, तो उन्होंने पहली किताब जो मुझे दी वो गॉडफादर थी। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। देन रॉबर्ट लडलम, who used to write about 50s और 60s का हॉलीवुड। और दैट हॉलीवुड, व्हेन आई रेड 3 books of that writer, तो वो आपके सामने फिर एक किरदारों और पिक्चर की तरह चलनी शुरू हो जाती हैं चीजें। देन आई स्टार्टेड रीडिंग उर्दू अदब, जिसमें फिर यू नो बानो कुदसिया एंड अशफाक अहमद एंड जितने प्री पार्टीशन, इवन अहमद नदीम कासमी साहब के अफसाने और बलवंत सिंह के अफसाने, और ये सब चीजें भी पढ़नी शुरू की। सो एक जर्नी है रीडिंग की भी, जो कि साथ साथ चल रही है। कि उस दौरान मैं एनटीएम में था, उसके बाद मैंने फैमिली फ्रंट शुरू किया, फिर मैंने जियो में हम सब उम्मीद से हैं किया, फिर मैंने आज टीवी ज्वाइन कर लिया, वो छोड़ दिया तो जियो ज्वाइन कर लिया। सो वो रीडिंग कहीं साथ साथ चलती रही, और शायद उसने कहीं कंट्रीब्यूट किया होगा इस सारी की सारी स्ट्रगल के अंदर, कि आज जब आप एक कहानी सोचने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि इसको कैसे, किरदार को क्या करना चाहिए आगे। ऑल टाइम फेवरेट राइटर उनका, चूंकि इतना पढ़ा आपने, तो कौन सा है, या अभी भी आपको लगता है कभी कभी उनकी बातें याद आ जाती हों कि यार ये किताब या ये चीज या इसने सबसे ज्यादा असर किया मुझ पर? आई थिंक ये बड़ा मुश्किल है कि मैं, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल कॉलेज, तो मैं अगर सिडनी शेल्डन को पढ़ रहा हूँ तो मुझे उस वक्त लगता था ही इज द बेस्ट राइटर, बिकॉज वो कहानी में अपनी क्राफ्ट में इस तरह फंसाते थे आपको। फिर जब मैंने बानो कुदसिया को पढ़ना शुरू किया और उनके कुछ अफसाने पढ़े, इवन उनका बहुत फेमस नॉवेल है राजा गेद, वो भी पढ़ा, उदास नस्लें भी पढ़ा, मुझे लगा कि अब्दुल्ला हुसैन, वो पाकिस्तानी जितने हमारे राइटर्स हैं, अब्दुल्ला हुसैन उसमें बहुत बहुत कमाल ह्यूमन साइकी को समझ के और फिर किरदार को उसमें आपको वो इंडल्ज करते चले जाते हैं। सो आई थिंक दैट वन बुक इंस्पायर्ड मी अ लॉट एट दैट टाइम। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब्दुल्ला हुसैन के यहाँ नोवेलिटी जो है ना, वो एक्सप्लेनेशन, स्क्रीन प्ले,
जो आपके हाँ काम में भी स्क्रीन प्ले नजर आता है ना, तो इसलिए वो रेलिवेंस नजर आती है कि वो अब्दुल्ला हुसैन के यहाँ बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होती थी। आई गेस खैर he's उनका जो नशेब, खैर वो ड्रामा भी बहुत अच्छा था। जी। जब डायरेक्टर हमारे अयूब खावर साहब ने अयूब जो खाबर बनाया, साहब ने, हाँ जी, अयूब खाबर जी जी साहब जी, ने वो किया था। ड्रामा भी बहुत अच्छा था लेकिन वो किताब भी बहुत अच्छी थी। इट वाज अ ब्यूटीफुली रिटन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। उदास नस्ली तो एक बहुत और तरह की किताब थी, हम्म। ये बहुत और तरह की थी। So then I started reading Paulo Coelho also, and when I read Alchemist, so it changed my perception in हम्म। that time zone, के सोचने का अंदाज को बदला। Then I got bored of हम्म। his writing. Then I हम्म। moved on to the real life हम्म। stories and all. सो एक पर्सनल स्ट्रगल और पर्सनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन राइटिंग का बहुत है, इसका रीडिंग का बहुत है। मैं खास तौर पे इसलिए इस वक्त ये जरूर कह रहा हूँ कि क्योंकि अब मुझे भी वक्त नहीं मिलता। दो तीन हम्म। किताबें हैं जो मेरी साइड टेबल पे रखी हुई हैं, जिनको मैं बहुत दो दो तीन तीन सफे करके पढ़ पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को मिस बहुत करता हूँ। मेरी बेटी बहुत पढ़ती है, शायद वो अभी कोई 13 साल की है तो वो 50-60 बुक्स पढ़ चुकी है। लेकिन माशाल्लाह। मुझे लगा कि उसने पिछले शायद 2 महीनों में किताब, मैंने उसको पढ़ते नहीं देखा और उसको मैंने ज्यादा फोन पे या अपने लैपटॉप पे बिजी देखा। तो मैंने उससे उस दिन पूछा कि आई डोंट सी यू रीडिंग एनी मोर। सो शी सेड दैट या मैंने कहा व्हाट वाज द लास्ट बुक दैट यू वर रीडिंग, एंड शी मेंशन्ड वन ऑफ द बुक, हम्म। and she said that it's been a month that I on and off that I am reading it. हम्म। So फिर मैंने उसको ये कहा कि keep reading it. This is the best you can do to yourself as a human being. Whatever you want to do in life, whatever you want to become, but this will stay with you and this will make you a better person. अभी जो नहीं जा रहे हैं लोग किताब के पास, उसकी आपकी नज़र में वजूहात क्या है, और ये किताब की तरफ उनको राग़िब कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि लोग क्यों नहीं जा रहे, आई थिंक I am the one who used to read, and I am the victim also at the same time. हम्म। फोकस, आपका फोकस बहुत ज्यादा बट गया है बहुत सी चीजों में, और उसमें सबसे ऊपर जो चीज है, दैट्स योर फोन। आपका फोन आपको सोशली इतना कनेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया से, एंड योर फोन एंड थ्रू योर फोन योर माइंड is so consumed in the information that you're getting on your phone through different apps कि आपका जो जो उसका पेस और उसकी तेजी है, किताब उसको कभी मैच नहीं कर सकेगी। मुझे लगता है कि वो इतनी ज्यादा क्विक इंफॉर्मेशन की आदत हो गई है कि एक किताब पढ़ने के लिए जो आपको पेशेंस चाहिए था, वो पेशेंस कम हो गया है। हम्म। और अब आप चाहते हैं कि आप शायद उस किताब के बारे में जो लोगों ने लिखा है पढ़ने के बाद, आप वो पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किताब में क्या है। यू डोंट हैव टू रीड इट। आपने जिस तरह एक फिल्म का ब्लॉग आ गया और उसके ऊपर किसी ने अपना तज्जिया लिख दिया है, तो वो काफी है। वो फिल्म आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ योर माइंड। सोशल मीडिया हैज टेकन ओवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट, इवन किताब उठाने के लिए अब आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है। जब आप उठा लें और पढ़ना शुरू कर दें तो वो किताब आपको इन्वॉल्व कर लेती है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो गया है। इसको हैंडल कैसे करना है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको पढ़ने की बजाय किताब सुनने में आप समझते हैं कि आप ज्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो शिफ्ट टू दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम इतनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को दे रहे हैं जिसकी वजह से आप फोकस का इशू आ रहा है। हम्म। आप जो फोकस करना चाहते हैं तो आप फोकस कर नहीं पाते। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझे असिस्ट भी करते हैं जी। और वो साथ काम भी कर रहे होते हैं। देयर इज वन थिंग विच आई ऑब्जर्व इन देम,
कि अभी बात मेरे मुंह में आधी होती है एंड दे आर रेडी टू जंप एंड टू हम्म, डू समथिंग. हम्म, इट्स वेरी वेरी गुड. मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ इस सारी चीज पे. लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये बहुत क्विकली लर्न करना चाहते हैं आप हम्म, सब कुछ. बहुत क्विकली लर्न करना मुझे लगता है जरा मुश्किल होगा. इसके लिए कहीं कुछ जरा सा रुकना पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशन को जो आपके काम की नहीं है उससे हटना ही पड़ेगा. जो आपने एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की है, तो कहीं कहीं हम वर्चुअल वर्ल्ड के आदी होते चले जा रहे हैं. हम बिलीव करना शुरू हो गए हैं और रियलिटी से कट रहे हैं. इस बहस के बगैर कि हम कोई हमें ये ना कहे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम माजी और फ्यूचर के कंपैरिजन में नहीं जाते. हम ये कहते हैं कि अभी अगर आपके नज़दीक इंफॉर्मेशन और नॉलेज यानी इल्म और मालूमात, इसमें आप समझते हैं फ़र्क होता है? और अगर ये फ़र्क होता है तो इल्म जो आदमी के पास, जिसे बसीरत कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू आता है या उसका कोई और सोर्स है? मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन इज गुड, बट हम जब अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं तो हम उनको हर उम्र के हिसाब से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन रोक रहे होते हैं उन हम्म, तक जाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये मुनासिब नहीं है हम्म, कि अभी इनको ये वाली इंफॉर्मेशन मिले. हम्म, ये वाले चेक एंड बैलेंसेस बहुत कम आपके कंट्रोल में रह गए हैं. अब हर हम्म, बच्चे के हाथ में फोन है, हम्म, इंटरनेट है, एक्सेस ऑफ नॉलेज है. नो मैटर हाउ मच यू टेल देम कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, बट दे विल एंड अप स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट. हम्म, और उसके थ्रू the it's a very flashy world this phone is, हम्म, and I'm hooked to it myself. I'm a victim myself, हम्म, so I love spending time on this. एंड टाइम तो 24 घंटे हैं आपके पास, जी, जिसमें आपने काम भी करना है, सोना भी है, लोगों से भी मिलना है, सब कुछ करना है. उसमें से जो आपके पास एक एक टाइम बचता था, वो टाइम अब फोन ने कंज्यूम कर लिया और समहाउ हमें उसका अंदाजा नहीं होता और हम सब उसके अंदर हिस्सा है. हम्म, कि इंस्टाग्राम जब आप अपनी खोलते हैं और खोलते चले जाते हैं, तो आपको नहीं पता चलता आपको कितना वक्त हो गया है. सो हम्म, अब फोन के ऊपर आप ये अलर्ट भी लगा सकते हैं कि अब आपको इतना टाइम हो गया है फोन के ऊपर, यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू टू बी ऑन दिस साइट और ऑन दिस ऐप. सो अब मुझे लगता है कि फोन बनाने वालों को भी एहसास हो गया है कि चेक एंड बैलेंस की जरूरत है कि आपने कितना वक्त गुजारना है. अननेसेसरी नॉलेज वो इतनी अट्रैक्टिव है और उसमें हमारा इतना दिल लगता है कि जो इंफॉर्मेशन जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन उसमें हमें इतना फन है वो काम कि नॉलेज हमें जरा बोरिंग लगने लग गया है. हम्म, हम्म, ऑल्दो नॉलेज, मेरा ख्याल है कि एक नॉलेज वो है जो आपको स्कूल में पढ़ाई दी जाती है, हम्म, एक नॉलेज वो है जो आप अपने इर्द गिर्द जो आपको चीजें मिलती हैं, ऑब्जर्व करते हैं या पढ़ते हैं या उन चीजों से आपको हासिल होती हैं. देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज ऑन इंटरनेट ऑल्सो. हम्म. सो आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट टेक इट आउट, लेकिन इसमें भी चूज करना बहुत जरूरी है. अब आते हैं कि एक फनकार के पास, एक आर्टिस्ट के पास दर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है. वो उसे जहाँ सेंसिटिव भी करता है, वहीं पर उसे ड्राइव भी देता है, उसकी सपोर्ट करता है उसकी क्रिएशन में. तो नदीम जो है वो किन चीज़ों पर रो पड़ते हैं? देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, तो दर्द तो आप महसूस कर ही सकते होंगे उसके अंदर. व्हेन यू आर मैरिड फॉर दीज मैनी इयर्स, दिस वाज जस्ट अ जोक. माय वाइफ मस्ट बी कैचिंग अप टू दिस इंटरव्यू आल्सो, तो वो बाद में कहेगी कि वो यू नो यू आर जस्ट ब्लेमिंग मी फॉर लेकिन दैट. बीवियां ये सहती रहती हैं हमारे कमेंट्स. हाँ बिल्कुल, वो भी सहती हैं, वो भी हाँ. सहती हैं. सो मेरा ये ख्याल है कि दर्द एक बहुत से इमोशंस की तरह एक इमोशन है. You get hurt sometimes physically, sometimes emotionally. Disappointments is part of your life. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ये वाला इमोशन फील ना किया हो.
इसी तरह खुशी, हैप्पीनेस इन डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको अपने बच्चों से मिलती है, अपनी बीवी से मिलती है, अपने दोस्तों से मिलती है, अपने काम से मिलती है। सो वो फॉर्म्स मुख्तलिफ, जगह मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको मिलती जरूर है। इन्हीं जगहों से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलती हैं। और सो आई थिंक दिस इमोशन इज ऑलवेज इन यू। आपको सही जगह पे उसको सिर्फ रिकग्नाइज करना होता है और उसको शायद कहीं अप्लाई करना होता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्लोज, इन दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। आई एम अ डायरेक्टर, बट देयर आर एक्टर्स जिनका काम मुझसे ज्यादा मुश्किल है व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। व्हेन आई से एक्शन, आई एम आउट ऑफ दिस गेम। देन इट्स हिम एंड द कैमरा और हर एंड द कैमरा। एंड जो परफॉर्मेंस उसने एक एक्टर ने देनी है वो उसी वक्त देनी है। उस वक्त मैंने एक्टर्स को देखा है कि completely disconnecting themselves from surrounding and getting into a false emotion which is a fictitious emotion but putting reality to that. I think वो भी उतना ही रिमार्केबल काम है। इसी तरह जब ये एक्टर कर पाता है, उसको करने के लिए आपको एक जो जरा सी एक मेंटल ट्रेनिंग चाहिए होती है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फोकस है। सो आई सी लैक ऑफ फोकस दीज डेज अराउंड मी, नए बच्चों में। सो फोकस आता है जरा से पेशेंस से। इफ यू आर नॉट पेशेंट, you will not be able to focus. So you need to focus, and I tell you, it will surprise you, that focus, if you're trying hard. That focus will surprise you and give you clarity on many things. It will give you ideas and it will give you solutions to many things that you've been struggling with for many days. So this is one thing that आप बहसीत डायरेक्टर किस अपने एक्टर से एक्टिंग फॉर्म कौन सी, क्या वो मेथड पे जाएं या स्पॉन्टेनियस रहें, आप उनसे क्या डिमांड करते हैं? मेरी डिमांड राइटर से भी और इवन एक्टर से भी ये होती है दैट आई एम नॉट फॉर अ मेथड एक्टिंग। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं आएगी और मेरा उस एक्टर के साथ कनेक्शन भी नहीं बनेगा। सो लिहाजा मैं हर एक्टर में से मेथड को माइनस करने की एक भरपूर कोशिश करता हूँ और उसको बहुत रियल करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेथड एक्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, बिकॉज पीपल विल कैच इट एंड दे विल गेट यूज्ड टू ऑफ योर मेथड। बट आप अगर जिंदगी में मेथड नहीं यूज कर रहे तो आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। आप सारी जिंदगी काम करेंगे और आप हर किरदार में वही किरदार लगेंगे, क्योंकि आपने मेथड नहीं था आपके पास। आपने अपना मेथड उसी वक्त डेवलप किया जब आपने एक्शन की आवाज सुनी या उससे पहले जितनी आपने प्री की या उस कैरेक्टर के बारे में सोचा। सो स्पॉन्टेनिटी for me is the most important thing in an actor. If you can surprise me as an actor, you can surprise the audience also. If you are predictable for me, you are going to be predictable eventually for the audiences also. So be spontaneous, be as real as possible. That is what I look for in an actor. तो यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि आपका और हुमायूं सईद का जो कॉम्बो बना, इससे पहले शायद महरीन के साथ जो उन्होंने प्रोजेक्ट किए, नहीं तो नो डाउट के हुमायूं बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की ज़िंदगी में, लेकिन बहसीत एक्टर वो अंडररेटेड रहे। महरीन के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी सलाहियत खुली, लेकिन फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन जब से आप और हुमायूं मिले तो वो एक अलग से हुमायूं नजर आते हैं हमें। वो फिल्म्स हो, ड्रामा हो, जो भी आपके साथ करते हैं, क्या ऐसी चीज उनके साथ आपने की कि आज जिस जगह पर हुमायूं है आप समझते हैं उसकी वजह से है? अब उनकी मेहनत अपनी जगह। मुझे लगता है कि मैंने हुमायूं के साथ कुछ नहीं किया सिवाय एक अपॉर्चुनिटी प्रॉबेबली क्रिएट करने के, कि ओके, और उसमें उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए क्रिएट करने में हुमायूं का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन।
ऐसा नहीं है कि that it's only me that put the project to him and he said कि it's really good and I want to do it. We created things together. ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट है जो उनकी एक्टिंग का. I think हुमायूं was always an underrated actor because he is not a method actor. One, he is a spontaneous actor and he's a वो बहुत रियलिटी पे बेस बिलीव करता है while he is doing it, while he is acting. I think उसमें बहुत बड़ा contribution मेहरीन का भी होगा, मरीना का भी होगा, जिनके साथ when he started working with them. So वो एक initial training भी है उसके साथ. That's why I believe that he's a one of the very very good actors that we have. मैंने probably मैं और वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की चीज को, यूं अंडरस्टैंड करते हैं कि हुमायूं को ये पता है कि जब वो ये सीन कर रहा है तो वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो मुझे पसंद नहीं आएगा, और तो वो उसको खुद से वैसे ही करेगा जैसा वो करना चाहता है. सो आई विल नॉट टेक अवे much from Humayun and give myself that credit, and honestly I think it's his credit because he was always had this potential. We are unfortunate that it took us so much time to give him this opportunity. मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ एक इंटरव्यू किया अपने चैनल यूट्यूब चैनल के लिए जी. उसमें उन्होंने कहा कि नदीम बेग की मेमोरी बहुत शॉर्ट है. मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट है. अब वो पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे. कास्टिंग के हवाले से कह रहे थे मेरे पास तुम हो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अदनान और हुमायूं के अलावा कोई और हो. नदीम जो कह देते हैं कि कोई और ऑप्शंस हैं तो वो पता नहीं क्यों कह देते हैं, लेकिन उन्होंने अगली ही सांस में ये भी बात कही कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई देखना चाहे तो वो नदीम बेग को देख ले. नहीं, मेरा ख्याल है लोग उन्हीं को देखना चाहेंगे और अल्लाह उन्हें जिंदगी दे और बहुत सलामत रखे. लेकिन ये है कि खलील साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन होती है कास्टिंग में. उनका एक अपना माइंडसेट होता है. He always wanted Humayun to do this role. There is no doubt about it. और मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा कि इसके अंदर मेरे जहन में कोई और ऑप्शन था. It was always हुमायूं और अदनान सिद्दीकी जब से ये लिखा गया था. फर्क सिर्फ इतना था कि when I was not doing it and someone else was doing it, and as a producer I was casting for this drama, तो हम दूसरी ऑप्शंस की तरफ जा रहे थे और उसमें खलील साहब से भी मशवरा लिया जाता था. बट when I decided to do it and Humayun decided to do it, फिर तो there was no other option but it was him who was supposed to do it. And he's absolutely right कि अदनान सिद्दीकी और हुमायूं ही होंगे उसमें. बहसीत राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब को डील करना कुछ लोगों का ख्याल है मुश्किल हो जाता है. तो आपके लिए जो है वो उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे? खलील साहब के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. जितना काम भी हमने किया है उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी मेरी उनके साथ होती हैं. वो तो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आर्गुमेंट्स होते हैं. ये तो एक लेकिन खलील साहब क्रिएटिव लड़ाई को बहुत पर्सनल लड़ाई बना लेते हैं. मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि दिस इज नथिंग टू डू विद हु वी आर. लेकिन और मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, लेकिन कभी जो मैं कह रहा हूँ वो शायद सही भी हो तो आप सुन तो लिया करें उसको. तो आई थिंक वट एवर ही राइट्स एंड ही थिंक्स उसको चेंज करना, उनकी जो उन्होंने सोचा हुआ है उससे कुछ मुख्तलिफ बात अगर आपके जहन में आ गई है और उस पर उनको कन्विंस करना है, वो उनसे स्क्रिप्ट लिखवाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है. And it actually drains you out sometimes that you
it is difficult to put your point across. हम्म उनको समझ भी अगर आ जाए, but he would resist, he would not accept it. हम्म Probably that he's a successful writer. हम्म That is what made him who he is. That whatever he thinks, he believes in it इतना ज्यादा कि फिर वो उस पे बहुत बिलीव से लिखते हैं. हम्म इसमें कोई शक नहीं. He is the finest writer that we have. नो डाउट But working with him is tricky, and it's very easy at times also. But he's a great company. I enjoy his company a lot. He makes me laugh a lot, and I make him laugh a lot also. कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो दो आपने कहानियां चुनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये मिसोजिनिस्टिक इसमें कैरेक्टर्स थे, तो आपने वो कैरेक्टर जो है वो क्यों चुने?